यहाँ का नाम है ये ट्रायल। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायल 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 है क्या ट्रायल। ट्रायल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ट्रायल ये होता है कि जैसे आप बेल ले लिए, बेल लेने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, उसके बाद चार्जशीट आती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसी दौरान? नहीं, इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो गया, आप बेल ले लिए तो चार्जशीट आती है। चार्जशीट आती है। और जब कोर्ट में चार्जशीट आती है, इसका मतलब कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन थाना में खत्म हो गया है। अब वो चार्ज इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कर दिए कोर्ट में। लेकिन सर एंटीसिपेटरी जब चलता है जी, तो वहां पर तो हम लोग सीडी मंगा ही लेते हैं जी। तो इसका मतलब है कुछ समय फिर रिटर्न भेज दिया जाता है? सीडी उस समय थाना चली जाती है। जैसे एंटीसिपेटरी मिलने के बाद, या फिर अगर अपर न्यायालय में चले गए तो फिर वापस चला जाता है। और जब फिर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होता है तो फिर चार्जशीट के साथ में उसे कोर्ट भेज दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस का काम यहाँ से खत्म। यहाँ से काम शुरू होता है कोर्ट का। जब चार्जशीट, और यही ट्रायल कहलाता है जी, जो यहाँ से कोर्ट का चालू होगा। आप कोर्ट में आए, उसके बाद चार्जशीट जब आया तो इसमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज, जहाँ पे भी आपका केस रहा, वो सबसे पहले कॉग्निजेंस लेगा। वो कॉग्निजेंस लेता है चार्जशीट और डायरी के आधार पर। अच्छा, तो जो सेक्शन में चार्जशीट कॉग्निजेंस लिया, फिर अगर यदि मुद्दाले इसमें पहले से बेल पर है, ठीक है, तो उसको कोर्ट में आने की जरूरत है और प्रीवियस बेल पिटीशन देगा। अच्छा, बेल पर यह है तो कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और प्रीवियस बेल लेना पड़ेगा। उसके बाद केस आपका चार्ज कराना पड़ेगा। ये चार्ज कराने का मतलब क्या हुआ? चार्ज कराने का मतलब ये हो गया, मतलब वो जो क्या कहते हैं सब्सटेंस और चार्ज, हाँ, सब्सटेंस और चार्ज भी बोलते हैं। मतलब जो मतलब गंभीर धाराएं जो है, हाँ, उसमें चार्जेस लगते हैं। हाँ, गंभीर धारा में चार्ज बनता है, जो कि हमारे सीआरपीसी में और चार्ज बनाने के लिए आईपीसी में पहले से, मतलब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जो कॉग्निजेबल होगा जी, तो उसमें सब्सटेंस होगा। नहीं, जो कॉग्निजेबल होगा, हाँ, उसमें चार्ज बनेगा। उसमें चार्ज, और नॉन कॉग्निजेबल में उसमें भी कुछ सेक्शन का कैटेगराइज किया, जो समन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है और सेशन ट्रायल है। अच्छा। समन ट्रायल होता है, उसमें एक्सप्लेन होता है, जिसको सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा। अब कुछ स्पेशल केसेस में सब्सटेंस होता है, उसमें चार्ज बना के नहीं देना पड़ता है। वैसे अभी नियम तो है कि जज साहब खुद से चार्ज बनता है, लेकिन सब कोर्ट का अपना अपना नियम है। हाँ। हम पर्सनली कुछ जाना नहीं, कोई भी कुछ कर सकता है कि उनका अपना विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशनरी पावर उनके हाथ में। हाँ। तो चार्ज बनेगा, उसके बाद केस एविडेंस पे जाती है। एविडेंस पे जाती है मतलब जो इंक्वायरी हुआ है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके डायरी में लिखी है, जिन लोगों का बयान हुआ है, वो चार्जशीट में उन लोगों का साक्षी के रूप में नाम होता है, विटनेसेस के रूप में। और वो विटनेस को कोर्ट से नोटिस जाता है, वही विटनेस आके फिर अपना गवाही देते हैं। अच्छा। और वो गवाही के आधार पर फिर जज डिसाइड करते हैं कि इनको सजा करना है या तो उसके बीच में तो आर्गुमेंट भी होता होगा ना? जी। गवाही होने के बाद फिर केस जो होता है स्टेटमेंट पे जाती है। स्टेटमेंट मतलब 313 बयान पे, मतलब एक्यूज्ड का बयान लिया जाता है कि वो अपना पक्ष रख सके। जी, अपना पक्ष। ये कहा भी जाता है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने आप कोई सजा नहीं दे सकते या बरी नहीं कर सकते, तो इसलिए 313 का बयान होता है, जिसमें एक्यूज्ड को सुना जाता है। उसके बाद 313 का बयान होने के बाद डिफेंस एविडेंस पे जाता है। हाँ, तो वही डिफेंस एविडेंस हो गया ना? 313 313 अलग है, डिफेंस एविडेंस अलग है। अच्छा। 313 होने के बाद ये जो केस रहती है वो डिफेंस एविडेंस पे जाती है। डिफेंस एविडेंस मतलब जो एक्यूज्ड रहता है, जो मुद्दाले रहता है, उसको भी गवाही देने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर यदि उसके पास भी कुछ एविडेंस है, कुछ तो वो अपना कोर्ट के समक्ष लाके पहले का सेक्शन 292 है, 294 है। खैर अब तो सब लोग तेज हो गए, अब तो जमाना आ गया, बहुत फास्ट हो गया है, मोबाइल के युग है। तो कंपेयर वाली बुक भी आती है जिसमें कि बीएनएसएस और जो पहले की सीआरपीसी थी, तो जो नई कानून है वो थोड़ा टैली करके पढ़ना, तो चीजें सेम है, बस धाराएं केवल इधर से उधर कर दी गई है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है, उसको आप लोग भी देख सकते हो। और चूंकि दोनों पढ़ना है, क्योंकि जो केसेस पहले फाइल हो रखे हैं, तो अभी 10 साल तो आप रखो कि दोनों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 10 साल पहले जो केसेस चल रहे हैं वो तो चलेंगे वही सीआरपीसी आईपीसी, और जो अब के जो फाइल हुए हैं वो अब के नए वाले कानून से चलेंगे। तो मजबूरी है कि आपकी दोनों, जब जम्मू कश्मीर से वहां का जब कानून समाप्त किया गया था, वहां पे जब इम्प्लीमेंट भारत सरकार का ये जो कानून था हमारा आईपीसी सीआरपीसी लागू हुआ था, तो वहां पे कश्मीर में एक रणबीर पेनल कोड करके चलता था, जो यहाँ पे आईपीसी चलता है। तो वहाँ के लोगों को तीनों केस अभी लॉ को पढ़ना पड़ रहा है। वो स्पेशल था वहाँ पर, जो था वहाँ का कानून भी अलग था। बिल्कुल, तो ये इसमें होता है। उसके बाद में फिर आप वहाँ से आर्गुमेंट पे चला जाता है, फाइनल आर्गुमेंट। डिफेंस एविडेंस के बाद आर्गुमेंट,
आर्गुमेंट क्या होता है, जो टेस्टिमनी होता है, मतलब जो गवाही होता है विटनेसेस का, वहां से मटेरियल निकाल के जज के सामने अपना पक्ष, दोनों पार्टी मतलब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपनी अपनी बात रखते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं रह जाता है। जो चीजें आप मतलब डिपोजिशन हुआ है, जो बातें सामने आई है, उसको कितने अच्छे तरीके से कोर्ट को कन्विंस करने के लिए रख सकते हैं, वो वकील का काम होता है। और यही पे लोग कहते हैं कि अच्छा वकील बुरा वकील लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कहने का तरीका और कैसे हम कोर्ट को वो बात बता सके, और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि जो अपन कह रहे हैं वही सत्य है, विपक्ष वाला भी यही कहेगा कि जो कह रहे हैं, और उसमें आपको जो भी जजमेंट लगाने हैं, जो भी बात करनी है, वो बिना एविडेंस के, बिना तथ्य के आप नहीं कह सकते, मतलब हवा में कुछ भी नहीं कहना है ना। और उसके बाद में फिर जजमेंट, और जजमेंट के बाद में फिर वो जजमेंट में कितनी सजा होगी वो सुनाने के लिए भी एक तिथि रखते हैं। हाँ, उसके लिए भी तिथि। तो ये तो हो गया पूरा जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, ये जो जीआर केसेस होते हैं उसके बारे में। तो कंप्लेन में क्या क्या होगा? मान लीजिए कि किसी ने कंप्लेन कर रखा है, जैसे किसी ने मारपीट कर दी, अब वो पुलिस तो जानते हैं कि कितनी लिखती है एफआईआर, तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। अब मजबूरी में वकील साहब के पास में आता है, तो वकील साहब दूसरा करवा देते हैं कि चलो एसपी के पास में लिख दो, पुलिस अधीक्षक के पास में, और उसके बाद में अगला प्रक्रिया आप समझ रहे हैं क्या करना होता है, कंप्लेन फाइल। यदि हम कंप्लेन केस फाइल करते हैं, तो कंप्लेन केस फाइल करने के अभी तो प्रोसेस आ गया है कि जैसे कंप्लेन केस फाइल करेंगे एक्यूज को नोटिस आता है, मतलब बिफोर कॉग्निजेंस ही नोटिस भेजना है। नहीं, आप कंप्लेन फाइल की नोटिस चला गया कि आपके ऊपर केस फाइल तो बिना ऐसे किए? हाँ, बिना ऐसे किए, ये न्यू प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, आप कंप्लेन केस फाइल किए, नोटिस आता है, ये प्रोसीजर आया है, पहले भी ये था लेकिन अभी इसको प्रॉपर फॉलो करना है। उसके बाद उसमें तो सर बिना ऐसे किए कैसे होगा? केवल फाइलिंग में? हाँ, केवल फाइलिंग बीएनएसएस में नया कानून है, उसमें अगर भी उसमें मौका देता है कि मीडिएशन में भेजा जाता है। अगर दोनों में केस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो केस, तो वो केस भी तो होना चाहिए। अब अगर गंभीर अपराध का है इनियस क्राइम है, तो उसमें तो संभव नहीं है ना कि मीडिएशन में भेजा जाए। जी, जिस तरह से केस का प्रकार रहा, डिपेंड ऑन द सेक्शन, क्या सेक्शन लगा हुआ है, क्या नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, तो ये होता है। चलिए आगे आते हैं, कंप्लेन केस फाइल करते हैं। उसके बाद इसमें ऐसे होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो केस करता रहता है, उसका सबसे पहले शपथ पर बयान होता है, सोलमनी एफर्म, शपथ पे बयान होता है, जिसको ऐसे कहते हैं, जिसको ऐसे, यानी कि कोर्ट को जो हमने पिटीशन दे रखा है उसी बात को आपको, जिसको आप चीफ भी कर सकते हैं तरह से, तो उस तरह से मतलब उनका कोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होता है। कंप्लेंट यही इंक्वायरी विटनेस भी होता है, कंप्लेंट की कॉपी भी आप एक बार दिखा देंगे जीवन को, है नहीं? तो उसके बाद उसमें और भी हम लोग विटनेस का नाम लेते हैं जो घटना से संबंधित रहता है, उन लोगों का भी विटनेस होता है जिसको इंक्वायरी विटनेस कहते हैं। हालांकि जो ऐसे जिनका होता है उनका भी इंक्वायरी विटनेस में ही नाम चलता है। आप देखेंगे कंप्यूटर पे जब जो अपना CIS है, हाँ, ऐसे में ही सबका नाम होता है। इंक्वायरी विटनेस होता है। इंक्वायरी विटनेस होने के बाद कॉन्फिडेंस लिया जाता है। कॉन्फिडेंस लेने के पहले अभी का जो कानून आया है, तो मैं यही कह रहा था कि कॉग्निजेंस से पहले नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस को कहा जाता है परपोज एक्यूज नोटिस। अच्छा, परपोज नोटिस है, परपोज एक्यूज नोटिस। अच्छा, मतलब उसके सामने परपोज किया जा रहा है पहले। हाँ, परपोज एक्यूज, आपको फला केस में एक्यूज परपोज किया गया, आप अपना आकर पक्ष रखिए, ठीक है, कि आपको एक्यूज क्यों न बनाया जाए। तो परपोज एक्यूज पे नोटिस आता है। अगर उसका प्रक्रिया हो जाता है, वहाँ पे केस सेट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर जज जो है कॉग्निजेंस लेते हैं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कॉग्निजेंस लेते हैं। उसके बाद बेल होता है। बेल के बाद अगर यदि वारंट ट्रायल रहा, डिग्नियस ऑफेंस रहा, तो इसमें एविडेंस बिफोर चार्ज होता है। फिर एविडेंस बिफोर चार्ज होता है। एविडेंस बिफोर चार्ज होने के बाद केस चार्ज होता है। यहाँ पे फिर केस चार्ज होगा, उसके बाद फिर एविडेंस आफ्टर चार्ज होगा। एविडेंस आफ्टर चार्ज होने के बाद बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज में क्या फर्क है? एक एविडेंस बिफोर चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद एविडेंस आफ्टर चार्ज होता है। जनरली एविडेंस बिफोर चार्ज में जो होता है, जो इंक्वायरी विटनेस करता है, वही लोग आकर फिर इसमें गवाही देता है चैंपिस। और इसमें जो है तो वकील साहब जो होते हैं तो कई बार उनका क्रॉस नहीं करते हैं, वो पास ओवर कर देते हैं, तो उसका जो है तो क्रॉस जो होता है तो एविडेंस आफ्टर चार्ज में लिया जाता है। अच्छा। उसके उसके बाद फिर इसमें एविडेंस खत्म होने के बाद फिर स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के बाद फिर डिफेंस एविडेंस होगा, मतलब सेम प्रोसीजर है। फिर
उसके बाद फिर जजमेंट होता है। चलिए, तो अब हम थोड़ा अपने दर्शकों को दिखा दें कि हमने कहा था कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा। जी, कुछ प्रैक्टिकल। तो हमारे पास में ये चार्जशीट भी है जी। और ये क्या कहते हैं, सीडी भी है। हाँ, तो आप लीजिए, थोड़ा दिखाइए, प्रदर्शन कीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या है इसमें। जी। और एक मेरे पास में डिपोजिशन भी है। जी, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए केस डायरी की संख्या है। ये डायरी है जिसको कहते हैं केस डायरी। सीडी मीन्स केस डायरी। सीडी मीन्स केस डायरी, जिसमें केस डायरी का मतलब हुआ कि जो पर डे पुलिस बयान हो या इन्वेस्टिगेट जो कर रही है वो उसमें लिखते जाती है। केस रजिस्टर होने के बाद भी पुलिस पर डे जो उस केस में काम कर रही है, कहाँ वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, क्या काम किया, जब किया, ये टोटल चीजें जो डायरी में आती है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, जब चार्जशीट का बारी आता है, तो ये 4 पेज का चार्जशीट होता है। ये दिखा दे थोड़ा। जिसमें देखिए अंतिम और अन्य रिपोर्ट, ये जो फाइनल रिपोर्ट लिखा हुआ है जी, ये इससे यही पता चलता है कि ये अब आपका चार्जशीट है। और इसमें जितने भी विटनेसेस होंगे, हाँ, उनका नाम आएगा और क्या क्या उन पे धाराएं लगी हुई है वो आएगा। और ये मतलब एक कंसाइज मैटर करके इसमें लिखा है। उसको जो लोग कहते हैं ना कि इसमें इस सेक्शन में प्रूव कर दिया, मेरा नाम कर दिया, ये इन लोगों को पता चलता है चार्जशीट में। ये जब चार्जशीट करती है पुलिस, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कौन सा केस में कौन सा किसका नाम और कौन सा सेक्शन लगा हुआ, और इसी में सारे विटनेस का नाम रहता है, जैसे कि आपने बोला, और सारे एक्यूज का नाम रहता है। और ये क्या है, ये डिपोजिशन क्या होता है? ये डिपोजिशन है, कोई भी केस जो होता है उसमें जो गवाही आके देता है, जो भी विटनेस चार्जशीटेड विटनेस रहेगा, जो भी चार्जशीटेड विटनेस रहेगा, वो जो आपके जज के सामने गवाही देता है, वही हो गया डिपोजिशन। मतलब जितने भी विटनेसेस रहे और जिनका पुलिस या आईओ ने बयान लिया और इन्वेस्टिगेट किया, उनकी जितनी बातें लिखी होती है एक्यूट के पक्ष से और फिर से क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेंट के पक्ष से, दोनों की बातें उसमें लिखी होती है। और उसमें क्या कंट्राडिक्शन आता है, वकील साहब यही सब फाइंड करते हैं उसमें, यही सब होता है ना। तो यही डिपोजिशन होते हैं। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि मेनली वकील जो है, जो लॉयर्स हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और वैसे भी जो आम जनमानस देख रहे हैं, उनको भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? एक शब्द आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो भी कानून चल रहा है, हमारे क्या किसी भी कंट्री में कोई भी कानून चल रहा है, तो ये स्वतः मान लिया जाता है कि उस कंट्री के जो लोग हैं उनको उस कानून के बारे में जानकारी है। क्यों? आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और हमने ये गलती कर दी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जानना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि लॉ अवेयरनेस की भी बातें आती हैं। जो डीएलएसए है समय समय पर लॉ अवेयरनेस कराती है, जगह जगह पे ऑर्गेनाइज करती है, कस्बा में, छोटे छोटे जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूलों में उनको जानकारियां दी जाती है, क्योंकि लॉ जरूरी है। तो आई होप थोड़ा समय ज्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारी इसमें और भी चीजें छूट गई है। जैसे कि अब इसमें अभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, वेलेबल क्या होता है, नॉन वेलेबल क्या होता है, तो इस पे कभी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी एक मोटा मोटी अपन खाका बता दिया आप लोगों को। हाँ, और ये हमारे मित्र हैं, इनके साथ में हमारी अच्छी दोस्ती भी है, और हम लोग बहुत कुछ ऐसा है कि शेयर करते हैं। जब भी कोई केसेस आते हैं, एक दूसरे के बीच में शेयर करके चीजों को और निखारने की कोशिश करते हैं। एक लॉ ऐसा फील्ड है कि यू हैव टू लर्न, जब तक आप जी रहे तब तक आपको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये लिखा हुआ पढ़ा ना, वो लगेगा कि अपन जान गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पर डे, एवरी डे यू हैव कम अ न्यू चैलेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। That's why you have to learn every day. वैसे भी लॉयर्स लोग हमेशा अपने डिपोजिशन में और विटनेसेस में यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। और एक बात खुद समझना कि आम लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जितना मेहनत एक वकील करता है, मुझे नहीं लगता कि करते होंगे, लेकिन मतलब अभी देखो, अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, रात भर जगे हैं, और अभी समय हो रहा है घड़ी से 3:15 बज रहे हैं। तो 3:15 बजे सुबह अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात भर जगे हुए हैं, और कई सारे पटिशन अपन लिखे हैं। तो लिखने के बाद में फिर फाइल करेंगे। लेकिन जब आप किसी भी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वकील करता ही क्या है। बहुत हार्डवर्क होता है, और हार्डवर्क के साथ साथ में फिजिकल तो होता ही है, मेंटल वर्क भी होता है। एक परिसर में जब आप जाते हैं
तो 20 से 25 बार अप एंड डाउन कोर्ट से बाहर, तो कभी इधर तो कभी उधर करना होता है। तो बहुत हार्ड ड्यूटी है और ये सेल्फ मोटिवेटेड होकर करना होता है, किसी का प्रेशर नहीं, लेकिन खुद प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। तो आपको कुछ एक, अगर कोई लॉ प्रोफेशन में आना चाहते हैं, प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ जानकारियां मिली होगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें और कमेंट करें, और आप किस विषय पर और चीजें जानना चाहते हैं वो अभी कमेंट करके बताएं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स को, और आपको भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, उसमें हम लोग अवश्य आकर हाजिर होंगे और आपको जवाब देंगे और संतुष्ट करने का कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप दर्शकों का भी।